आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, आपको मिनिमम इतनी जो है सैलरी मिलना शुरू हो जाती है। ये जो सैलरी की स्लिप है ये बिल्कुल ओरिजिनल है। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि हाइट और वेट की वजह से बाहर हो जाते हैं। जो भी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है वो आपके नॉर्मलाइज्ड स्कोर, अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो नॉर्मलाइज्ड स्कोर आपके जो बनते हैं वो, प्लस आपके जो भी बोनस मार्क्स है अगर एप्लीकेबल हो आप बोनस मार्क्स में, तो इन दोनों को मिला के आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट यहाँ पर तैयार होती है। जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम टू सोनू आर्मी क्लासेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बच्चों, आज मैं आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट 2026 की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो यहाँ पर लेकर आई हूँ। 2026 नर्सिंग असिस्टेंट की एग्जाम देने वालों के लिए यहाँ पर मैं नर्सिंग असिस्टेंट की A to Z जानकारी यहाँ पर बताने वाली हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो भी बच्चा एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, सबसे पहले वो जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है उसकी सारी जानकारी अगर उसको मिल जाए तो वो एग्ज़ाम की तैयारी और अच्छे से कर पाता है। तो यहाँ पर जो 2026 की आगामी नर्सिंग असिस्टेंट की एग्ज़ाम जो बच्चे देना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही मददगार होने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी चीज़ मैं आपको डिस्कस करने वाली हूँ जो कि आपको नर्सिंग असिस्टेंट बनने में मदद करती है। जैसे कि सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि हमारा एज का क्राइटेरिया क्या है, वो हम डिस्कस करेंगे। दूसरा, जिस के जॉब के लिए आप तैयारी कर रहे हो उसकी आपको सैलरी पता होना चाहिए कि सैलरी क्या होगी, तो सैलरी स्लिप आपको दिखाऊंगी और सैलरी कितनी मिनिमम मिलती है वो डिस्कस करेंगे हम। बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि मैडम ट्रेनिंग कब तक चलती है, कितने टाइम तक चलती है, तो क्या होने वाला है ट्रेनिंग में, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगी। इसके अलावा 2026 के लिए आपका क्या प्लानिंग होना चाहिए, किस तरह से आपको तैयारी करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं, ये सारा हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पूरा नया सिलेबस के हिसाब से आपको बताऊंगी 2026 की तैयारी कैसे करना नर्सिंग असिस्टेंट की। काम आपको पता होना चाहिए, जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें आपको क्या काम मिलेंगे, तो काम यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ। सिलेक्शन की कंप्लीट प्रोसेस, ए से लेकर जेड तक की पूरी प्रोसेस, आपकी सिलेक्शन की किस तरह से सिलेक्शन होता है नर्सिंग असिस्टेंट में, कैसे फॉर्म आते हैं, वो सारा हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। हाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपकी हाइट आपको पता होना चाहिए। रीजन वाइज, आपके एरिया वाइज आपको हाइट पता होना चाहिए। अगर हाइट पता नहीं होती तो लास्ट में फिजिकल में हम आउट हो जाते हैं, हमारी मेहनत पे पानी फिर जाता है। तो हाइट आपकी यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाली हूँ हर एक रीजन वाइज। बोनस मार्क्स जो होते हैं आपकी तैयारी में 4 चांद लगा देते हैं। लास्ट में जो मेरिट लिस्ट बनती है वो इनके आधार पर ही बनती है। कैसे बनती है वो मैं आपको पूरी जानकारी बताने वाली हूँ और इसी वीडियो के माध्यम से 2026 की एग्जाम का सटीक प्लान हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए तो स्टार्ट कर देते हैं हम। सबसे पहले परीक्षा का मोड क्या रहने वाला है, तो परीक्षा का जो मोड है नर्सिंग असिस्टेंट का वो आपका CBT यानी कि ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन एग्जाम होता है। इसको छोड़ के जो रिलेशन भर्ती आती है, रिलेशन भर्ती वो भर्ती जिनके पिताजी या भाई फौज में हैं और उनके बच्चे या भाई इस एग्जाम को दे सकते हैं, ये रिलेशन की भर्ती होती है। जिनके पिताजी या भाई फौज में नहीं है वो रिलेशन की भर्ती नहीं देखते, वो ओपन भर्ती देखते हैं जिसका मोड है ऑनलाइन एग्जाम। और इसका रिलेशन भर्ती का अभी तक का जो मोड है, 2024 की जो AMC की भर्ती आई थी उसमें भी परीक्षा का मोड क्या था, ऑफलाइन ही था। तो अभी हम मानकर चलेंगे जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता इसमें भी ऑफलाइन मोड रहता है। ARO की जो भर्ती ओपन भर्ती जिसे हम कहते हैं उसका मोड ऑनलाइन एग्जाम होगी। ठीक है, तो डाउट नहीं होना चाहिए कि परीक्षा किस तरह से होती है मैडम, ऑफलाइन की ऑनलाइन, ये आपको डाउट हट गया। आगे बढ़ते हैं। शैक्षणिक योग्यता आपको पता होनी चाहिए और आयु, एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो 12th पास होना चाहिए। 12th पास वाला बच्चा इस एग्जाम को दे सकता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि मैडम हमारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स है लेकिन बायोलॉजी एडिशनल है, तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? जी हाँ, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। जिनके पास बायोलॉजी एडिशनल है, PCM है और एडिशनल में बायोलॉजी, वो बच्चे भी इस एग्जाम को दे सकते हैं, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन क्या है कि आपका ओवरऑल एग्रीगेट 50% होना चाहिए और
40% हर एक सब्जेक्ट में आपके मिनिमम होना चाहिए, ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। एज क्राइटेरिया क्या है, तो 17.5 से 23 साल तक के जो बच्चे हैं इस एग्जाम को दे सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि मैडम हमारा 23 साल में 2 महीने ही बाकी हैं, हमारा 23 साल होने वाला है, 5-6 महीने बाद हम 23 साल के हो जाएंगे, तो क्या हम ये एग्जाम दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। तो इसके लिए आपका जो डाउट है क्लियर कर देती हूँ। डेट यहाँ पर ये लोग मेंशन कर देते हैं। इस साल की जो आपका एज क्राइटेरिया रहने वाला है, यानी कि आपकी जो एज कट ऑफ रहने वाली है वो रहने वाली है 1 अक्टूबर 2003 से 1 अप्रैल 2009 तक। ये इस डेट में जिन बच्चों की बर्थडे डेट आती है वो सभी एलिजिबल हैं, वो सभी एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, हर साल ये 1 साल बढ़ा के आगे क्राइटेरिया देते हैं। तो वही यहाँ पर हमने उस हिसाब से ही आपका बोला है कि 1 अक्टूबर 2003 जिनका बर्थडे डेट 1 अक्टूबर है क्या वो एलिजिबल है? जी हाँ। जिनका 1 अप्रैल 2009 है क्या वो एलिजिबल है? हाँ, ये दोनों डेट वाले बच्चे भी एलिजिबल, और इसके अंदर जिनकी बर्थडे डेट आती है वो भी एलिजिबल है। तो आपको अब डाउट नहीं होना चाहिए कि हम तो 23 साल के हैं, 23 साल के होने वाले हैं। आपको कोई डाउट नहीं रखना, आप बस इन डेट को ध्यान रखो, इसके बीच में आपकी बर्थडे डेट होना चाहिए, और इन दोनों वाले डेट वाले बच्चे भी एलिजिबल हैं। बहुत सारे बच्चों को एज कैलकुलेट करना है कि हम कितने साल के हैं, तो गूगल पर एज कैलकुलेटर आपको अवेलेबल है, आप उसमें अपनी बर्थडे डेट डालकर चेक कर सकते हैं कि आप कितने साल के हो चुके हैं। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर डेट डाली थी 1 अक्टूबर 2003 और 15 मार्च 2026, तो जो एज है वो निकल के आई है 22 साल 5 महीने 14 दिन। इस तरह से आप अपनी एज को कैलकुलेट भी कर सकते हैं, गूगल पर जाकर एज कैलकुलेटर आपको मिल जाएगा। चलिए, अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि मैडम हम अभी 12वीं की तैयारी कर रहे हैं, हमारी 12वीं की एग्जाम होने वाली है जो 2026 में एग्जाम होगी आपकी, तो वो पूछते हैं क्या हम एग्जाम दे सकते हैं? जी हाँ, इन्होंने मेंशन करा है, बताया है नोटिफिकेशन में कि वे अभ्यर्थी जो कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा में शामिल हुए हैं और परिणाम घोषित होने का इंतजार कर रहे हैं, वे भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन है कि इन अभ्यर्थियों को जो सेकंड फेज यानी कि जो फिजिकल के लिए आपको बुलाया जाएगा उसमें आपको अपनी ओरिजिनल 12वीं की मार्कशीट देनी पड़ेगी। तो मेरे ख्याल से ये जो चांस है आपको नहीं खोना चाहिए, क्योंकि आपके जो चांस है, जैसे आप 1 साल वेट करोगे एग्जाम दोगे तो आपके चांस कम हो जाएंगे, आपको कम अटेम्प्ट मिलेंगे एग्जाम देने के। तो अगर आपकी मार्कशीट में डाउट भी है तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हो। यहाँ पर जो फॉर्म भरने का तरीका, उसमें आप एवरेज अपने मार्क्स जो हैं भर सकते हो। जब आपकी ओरिजिनल मार्कशीट आ जाएगी तो आप फिजिकल में वहाँ पर दिखा देना। तो आपको चांस नहीं खोना है, आपको एक्सपीरियंस लेना है कि एग्ज़ाम किस तरह से होता है। हो सकता है फर्स्ट टाइम में ही आपका सिलेक्शन हो जाए। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो 12वीं करते करते एग्ज़ाम दे देते हैं और उनका सिलेक्शन भी हो जाता है। तो क्या मार्कशीट, तो देखो बेटा ऐसा है कि अभी जो रिजल्ट आए हैं, आपकी एग्ज़ाम थोड़ी डिले हो गई है, तो जब आपका फिजिकल का नंबर आता है तब तक आपकी मार्कशीट आ भी जाती है, कभी कभी नहीं आती है तो आ भी जाती है। ठीक है, तो आपको चांस नहीं छोड़ना है, आपको भी फॉर्म भरना है और इस एग्ज़ाम को देना है। इस एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले सभी बच्चों को अपनी हाइट पता होना चाहिए, क्योंकि आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, एग्ज़ाम देते हो और आपकी हाइट अगर कम रह जाती है, ज़्यादा हो जाएगी तो चल जाएगा, लेकिन कम हो जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर आपकी पूरी मेहनत पर पानी फिर जाता है। तो आगे बढ़ने से पहले, एग्जाम की तैयारी करने से पहले आप अपनी हाइट जान लीजिए रीजन वाइज, क्योंकि हाइट सबकी फिक्स नहीं होती, अलग अलग एरिया वाइज आपके यहाँ पर हाइट ले जाती है। तो चलिए हम हाइट डिस्कस कर लेते हैं। देखो, वेस्टर्न हिमालयन रीजन है जिसमें आपके जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब के जो हिली एरिया हैं वो सब आते हैं, गढ़वाल और कुमाऊं उत्तराखंड के एरिया आते हैं। इनके लिए हाइट है बेटा 163 सेंटीमीटर। आगे ईस्टर्न हिमालय रीजन जिसमें सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल का पहाड़ी क्षेत्र जैसे कि दार्जिलिंग, कलिम्पोंग ये आते हैं, इनके लिए हाइट है 157 सेंटीमीटर। चलिए आगे बात करते हैं, वेस्टर्न प्लेन रीजन की बात करते हैं। हम जानते हैं कि पंजाब, हिमालय, चंडीगढ़, दिल्ली के जो बच्चे होते हैं उनकी हाइट वैसे ही अच्छी होती है, तो इनका जो हाइट का क्राइटेरिया रखा है 170 सेंटीमीटर। आगे ईस्टर्न प्लेन रीजन की बात करें, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, इनको हाइट जो मांगी है बेटा 169 सेंटीमीटर यहाँ पर हाइट मांगी है। आगे 167
सेंटीमीटर। यहाँ पर सेंट्रल रीजन जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, दादर, नागर हवेली, दमन और दीव आते हैं, इनके लिए इतनी हाइट का क्राइटेरिया यहाँ पर रखा है, इतनी हाइट चाहिए ही चाहिए। आगे 165 सेंटीमीटर सदर्न रीजन जिसमें आपके आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, गोवा, पुडुचेरी आते हैं, इनके लिए हाइट का क्राइटेरिया ये रहने वाला है। नेक्स्ट, जो कैंडिडेट अंडमान निकोबार के हैं वो भी इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है, दे सकते हैं। तो जो लोकल है, जो वहाँ पर लोकल लोग हैं, उनके लिए हाइट है 155 सेंटीमीटर। लेकिन जो कहीं से आकर वहाँ पर बसे हुए हैं, लोकल नहीं है, सेटलर्स जिन्हें हम कहते हैं, 165 सेंटीमीटर यहाँ पर हाइट का क्राइटेरिया है। तो अपनी हाइट का क्राइटेरिया आप चेक कर लीजिए क्या आप एलिजिबल हो, फिर आगे इसकी तैयारी करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। आगे बात करते हैं ऊंचाई, छाती और वजन, यानी कि फिजिकल मेजरमेंट आपका क्या होना चाहिए आर्मी की एग्जाम नर्सिंग असिस्टेंट 2026 के लिए। तो 163 से 170 सेंटीमीटर के बीच में आपकी हाइट होना चाहिए। आप समझ गए होंगे कि मैडम ने ये रेंज क्यों लिखी है, क्योंकि हर एक एरिया वाइज जो है हाइट अलग अलग होती है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये रीजन लिखा हुआ है, पूरा रेंज लिखा हुआ है कि इतनी रेंज में आपकी हाइट होनी चाहिए। अब अपनी हाइट आप अपने एरिया वाइज चेक कर सकते हैं। आगे छाती यानी कि चेस्ट आपका 77 सेंटीमीटर का होना चाहिए। जब आप सांस भरते हो यानी कि इस तरह से फुलाते हो तो 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। ये मेजरमेंट है आपका छाती का, चेस्ट का। वजन की बात करें तो वजन फिक्स नहीं है। क्यों फिक्स नहीं है? क्योंकि वजन आपका हाइट के हिसाब से और एज के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। तो इन्होंने आपके नोटिफिकेशन में मिल जाएगा, जब नोटिफिकेशन आता है तो ये हाइट के हिसाब से, एज के हिसाब से आपका जो मिनिमम और मैक्सिमम वजन कितना है ये बहुत ज़रूरी हो जाता है जब आप फिजिकल देने जाते हो। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि हाइट और वेट की वजह से बाहर हो जाते हैं, तो वो बहुत दुख की बात होती है। तो ऐसा आपके साथ ना हो, तो मेंटेन आपको करके चलना है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊँ, आपको एक एग्जाम्पल बता देती हूँ। आपकी हाइट है 160 सेंटीमीटर, तो आपका मिनिमम वेट इतना तो होना ही चाहिए, इतना मिनिमम वेट आपका होना चाहिए। अगर आपकी एज 17 से 20 साल के बीच में है तो आपका मैक्सिमम वेट इतना होना चाहिए। अगर आप 20 से 23 के बीच में है तो आपका मैक्सिमम 58.9 वेट होना चाहिए। मतलब कह सकते हैं कि आपकी जो वेट की रेंज है वो 46.1 से 58.9 के बीच में होना चाहिए। ये आपको मेंटेन रखना चाहिए। इसकी ज़रूरत आपको कब पड़ेगी? जब आपका फिजिकल टेस्ट होगा, आपकी फेज 2 होगा, तब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है। कभी कभी वेट की वजह से बाहर कर सकते हैं आपको, हाइट और वेट की वजह से। तो ये पूरा BMI चार्ट है जो आपको आपके नोटिफिकेशन में रहता ही है, आप चेकआउट कर सकते हैं। आगे बात करें बोनस मार्क्स। बोनस मार्क्स जिनके पास रहते हैं वो कम मार्क्स अगर एग्जाम में लाते हैं तो भी फाइनल मेरिट में आने में उनको मदद करते हैं। कैसे मदद करते हैं बोनस मार्क्स? तो चलिए सबसे पहले बोनस मार्क्स हम देख लेते हैं कि कैसे कैसे बोनस मार्क्स हमको यहाँ पर मिलेंगे। अगर आपने एनसीसी किया है, आपके पास एनसीसी का A सर्टिफिकेट है तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। एनसीसी का B सर्टिफिकेट है तो 10 नंबर मिलेंगे। C है तो 15, और C के साथ अगर आपने RD परेड भी अटेंड करी है तो आपको मैक्सिमम 20 नंबर मिलेंगे। तो सोचो 20 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, बहुत ज़रूरी हो जाते हैं, फाइनल मेरिट में आने में मदद कर सकते हैं। नेक्स्ट, फादर रिलेशन की बात करें तो मैक्सिमम 20 मार्क्स मिलते हैं। ब्रदर रिलेशन के मार्क्स नहीं रखे गए हैं, इन्होंने हटा दिए, फादर रिलेशन के ही मिल रहे हैं कि जिनके पिताजी फौज में हैं उनके बच्चों को 20 मार्क्स यहाँ पर दिए जाएंगे। स्पोर्ट की बात करें, स्पोर्ट्स में आपको 20, 15, 10 और 5। अब ये कैटेगरी है, अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए हम कैटेगरी देख लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। देखिए, सन ऑफ सर्विसमैन, सन ऑफ एक्स सर्विसमैन, वार विडो के जो बच्चे हैं उनको 20 मैक्सिमम बोनस मार्क्स मिलेंगे। बहुत मायने रखते हैं बेटा ये। स्पोर्ट्स में इंटरनेशनल लेवल के लिए 20 मार्क्स, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल पर मेडल जीता है तो 15 मार्क्स, कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल पर आपने अच्छा खेला, प्रदर्शन किया, 10 मार्क्स, खेलो इंडिया गेम्स में अगर आपने कोई मेडल जीता है तो 10 मार्क्स, डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल के लिए 5 मार्क्स, और स्कूल लेवल पर अगर आपने टीम में अच्छा प्रदर्शन किया है तो उसके लिए आपको 5 मार्क्स। तो ये स्पोर्ट्स के आपको बोनस मार्क्स है कि किस स्पोर्ट्स में, किस खेल में आपको कितने बोनस मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद एनसीसी A, B, C की हम चर्चा यहाँ पर कर चुके हैं।
आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि मैडम हमारे पास तो एनसीसी का सर्टिफिकेट भी है, फादर रिलेशन भी है, हमको तो 20 से ज़्यादा नंबर मिलेंगे। नहीं बेटा, आपको मैक्सिमम बोनस मार्क्स, आपके पास कोई सा भी सर्टिफिकेट हो, रिलेशन हो, चाहे एनसीसी हो, चाहे स्पोर्ट हो, मैक्सिमम 20 से ज़्यादा आपको बोनस मार्क्स नहीं मिलेंगे फाइनल मेरिट में, इससे ज़्यादा नहीं जाते। नेक्स्ट, अब बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, पूछते हैं कि मैम क्या हमारा जो ब्रदर है, यानी आपका बड़ा भाई हो सकता है, रिलेशन की भर्ती देख चुका है या रिलेशन के बोनस मार्क्स ले चुका है, तो क्या हमें भी मिलेगा? हम दूसरे बच्चे हैं, दूसरी बार हम अप्लाई कर रहे हैं, क्या हमें मिलेगा? तो सिर्फ एक ही जो बच्चा है सर्विसमैन या एक्स सर्विसमैन का, वो अवेलेबल, उसी को बोनस मार्क्स मिलेंगे, वही एलिजिबल है बोनस मार्क्स के लिए। दूसरे बच्चों को बोनस मार्क्स का फायदा नहीं होगा। आगे स्पोर्ट सर्टिफिकेट की बात करें तो स्पोर्ट सर्टिफिकेट ध्यान रखिएगा 2 साल से ज़्यादा पुराना नहीं चलेगा, 2 साल तक का वैलिड है। तो ये बोनस मार्क्स आप लेते टाइम ध्यान रखिएगा कि ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखना है। आगे एएमसी, जिसका फुल फॉर्म सभी जानते होंगे, नहीं जानते तो जान लीजिए, आर्मी मेडिकल कॉर्प्स लखनऊ में है ये, यहीं पर आपकी फाइनल जो है ट्रेनिंग होती है। एएमसी सेंट्रल लखनऊ में स्थित है, यहाँ पर नर्सिंग असिस्टेंट की ट्रेनिंग होती है। क्या है इसका काम एएमसी का? ये भारतीय सेना में एक कोर्प्स है जो कि मुख्य रूप से सभी सैन्य कर्मी जो सर्विसमैन हैं, जो सेवा में हैं, जो सेवा निवृत्त हो चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं, उनकी फैमिली, उनके परिवारों की चिकित्सा सेवा प्रदान करती है ये कोर्प्स। इसका काम है चिकित्सा सेवा प्रदान करना, जो कि आपका ट्रेनिंग सेंटर रहता है एएमसी लखनऊ में स्थित है। आगे बात करें पूरी प्रोसेस जो है कैसे चलती है, क्या क्या होता है, वो डिस्कशन यहाँ पर हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आता है। इस बार जो नोटिफिकेशन है फरवरी में ज़्यादातर, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा फरवरी तक आ जाता है, इस बार थोड़ा सा लेट हो गया था, फरवरी मार्च स्टार्टिंग में नोटिफिकेशन आया था। और नोटिफिकेशन आने के बाद आपके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाते हैं। इस बार मार्च से अप्रैल तक आपके फॉर्म चले थे, डिले हो गई थी इस बार, हो सकता है नेक्स्ट टाइम डिले हो भी सकती है, या इसी टाइम पे या इससे कम टाइम में भी आपके जो है नोटिफिकेशन, और फरवरी मार्च तक लगभग आपका ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद फेज 1 यानी कि ऑनलाइन एग्जाम होता है, सभी एग्जाम देते हैं। एग्जाम देने के बाद आपका रिजल्ट आता है। शॉर्ट लिस्ट जो कैंडिडेट हैं उनको फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए यानी कि फेज 2 के लिए बुलाया जाता है। यहाँ पर आपका एक और बार एडमिट कार्ड आएगा। पहला एडमिट कार्ड आपका कब आता है बेटा? जब ऑनलाइन एग्जाम होती है उसका एडमिट कार्ड आता है। जब आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हो तो एक बार और आपका एडमिट कार्ड आएगा और आपको फेज 2 के लिए बुलाया जाएगा। फेज 2 में सबसे अच्छी बात नर्सिंग असिस्टेंट वाले स्टूडेंट के लिए ये है कि उन्हें इसके मार्क्स नहीं मिलते, उन्हें सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। क्या क्या क्वालिफाई करना होता है वो आगे हम चर्चा करेंगे। डॉक्यूमेंट चेक होते हैं आपके इसी टाइम पे, फिजिकल फिटनेस टेस्ट के टाइम पे आपका रनिंग वगैरह, आपका फिजिकल मेजरमेंट किया जाता है, आपके डॉक्यूमेंट चेक होते हैं और आपका मेडिकल किया जाता है, और फाइनल मेरिट लिस्ट यहाँ पर फिर आपकी बनती है, और एक और बार आपका रिजल्ट यहाँ पर आता है। तो 2 बार रिजल्ट आते हैं, 2 बार एडमिट कार्ड आते हैं, ध्यान रखना है। आगे बढ़ने से पहले जो पैटर्न है वो ध्यान में रखिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो पैटर्न आपको पता होना चाहिए। सेक्शन ए आपका जीके का होता है। जीके में 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 40 नंबर, हर एक क्वेश्चन के लिए 4 नंबर मिलेंगे, तो 40 नंबर का आपका जीके होता है। मैथ 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 20 नंबर का है। फिजिक्स में 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 20 नंबर का। बायोलॉजी में 15, केमिस्ट्री में 15, और 60 नंबर के ये ज़्यादा मेजर वाले बड़े वाले सब्जेक्ट, इसमें 15 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। टोटल 200 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, 50 क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो क्या मैम 2026 के लिए कितने मार्क्स लाने होंगे हम, तब हम एग्जाम में या फाइनल मेरिट में हमारा नाम आएगा बेटा? तो मेरिट के लिए ध्यान रखिएगा, मैं मेरिट लिस्ट के लिए हमेशा बताती हूँ कि 40 प्लस आपको करना है, क्योंकि इस कंपटीशन हर साल बढ़ता जा रहा है, कंपटीशन भी बढ़ रहा है, और अब तो एग्जाम का पैटर्न भी थोड़ा सा हार्ड इन्होंने कर दिया है। अच्छे लेवल के प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं, तो हल्के में नहीं लेना है। 40 प्लस आपका टारगेट रखना है, तब जाके ही 40 प्लस रखोगे तब जाके 40 नंबर आते हैं। और इस बार भाषाओं, इस बार नया बदलाव क्या किया गया कि आपको 13 भाषाओं में उपलब्ध है, कि 13 भाषाओं में से आप अपनी मनपसंद भाषा चुन सकते हैं एग्जाम देने के लिए, ऑनलाइन एग्जाम देने के लिए। यहाँ पर
आपने जो आपकी भाषा चुनी है, जैसे आपने मराठी चुनी है तो मराठी के साथ आपको इंग्लिश मिलेगी, आपने बंगाली चुनी है तो बंगाली के साथ इंग्लिश आपको कंपलसरी मिलेगी। बाकी जो आपने फॉर्म भरते टाइम भाषा चुनी है उसमें से एक भाषा और एक इंग्लिश, दो भाषा में आप अपना पेपर जो है, अगर आपने हिंदी चूज करी है तो एक हिंदी एट अ टाइम आप हिंदी भी, और आपको समझ में कुछ नहीं आ रहा है तो आप इंग्लिश वाला बटन पे टिक करके भी, क्लिक करके भी आपका पेपर इंग्लिश में भी एट अ टाइम दे सकते हैं। एट अ टाइम दो भाषाएं आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आपने चूज करी वो, और इंग्लिश तो कंपलसरी है ही है। नेगेटिव मार्किंग, हर बार नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहती है, लेकिन इस बार नेगेटिव मार्किंग हटा दी गई, और इसका पता हमें एडमिट कार्ड आया तब कंफर्म हुआ कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो इस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं हुई थी, अगली बार भी हम ये मान के चल रहे हैं कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। 60 मिनट का आपका पेपर होता है, यानी कि 1 घंटे में आपको 50 प्रश्न यहाँ पर करने होंगे। टारगेट हमेशा 40 प्लस का लेकर चलोगे तब जाके कुछ बात बनेगी, 40 से कम की बात नहीं करना है हमें सोचना। ये आपका फेज 1 होता है। इसके बाद फेज 2 में आपका रैली के लिए आपको बुलाया जाएगा, आपका एडमिट कार्ड आता है, जो बच्चे शॉर्ट लिस्ट होते हैं उनको एडमिट कार्ड आता है इसके लिए। इसमें क्या क्या होता है, 1.6 किलोमीटर की रनिंग आपको करनी है 6 मिनट 15 सेकंड। इस बार टाइम बढ़ा दिया गया है, हर बार टाइम 5:45 या इससे कम रहता है, इस बार 6 मिनट 15 सेकंड रखा गया है। सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, सिर्फ क्वालिफाई करना है। पुलअप्स लगाना है, मिनिमम 6 लगाना है। ध्यान रखना है जिग-जैग बैलेंस प्लस 9 फीट का जो डिच है वो भी आपको सिर्फ क्वालिफाई ही करना है। ऐसा नर्सिंग असिस्टेंट वालों को ही ज़्यादातर फायदा मिला है इसका। फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा आपका, पूरा हाइट वेट सब कुछ चेक किया जाएगा। अडेप्टेबिलिटी टेस्ट आपका मेंशन किया है, पिछली बार नहीं हो पाया था, इस बार कुछ कह नहीं सकते होगा या नहीं होगा, लेकिन उन्होंने लिखा है अडेप्टेबिलिटी टेस्ट का। इसके बाद आपका मेडिकल एग्जाम होता है, यानी कि आपका मेडिकल टेस्ट किया जाता है और फाइनल मेरिट आपकी यहाँ पर बनती है। आगे बात करें फाइनल मेरिट किस तरह से बनती है मैडम, तो नॉर्मलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो लागू होती है। वो इन्होंने कहा है कब लागू होगी, जब आपके जो, क्योंकि पेपर बहुत अलग अलग शिफ्ट में होते हैं और पेपर के लेवल में अगर अंतर आ जाता है कि कोई सा पेपर इजी था कोई सा टफ था, तो वहाँ पर आपका नॉर्मलाइजेशन होता है, वो बैलेंस कर देते हैं दोनों लेवल को। कुछ मार्क्स जिसका पेपर टफ था उसको बोनस में देकर, और जिसका इजी था वहाँ से कट करके, इस तरह से नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस वो करते हैं। तो यहाँ पर शिफ्ट के पेपर के डिफिकल्टी लेवल में अगर अंतर होता है तो नॉर्मलाइजेशन होता है, और आपके जो भी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है वो आपके नॉर्मलाइज्ड स्कोर, अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो नॉर्मलाइज्ड स्कोर आपके जो बनते हैं वो, प्लस आपके जो भी बोनस मार्क्स है अगर एप्लीकेबल हो आप बोनस मार्क्स में, तो इन दोनों को मिला के आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट यहाँ पर तैयार होती है। रिजल्ट आपका ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाता है। जब रिजल्ट आता है वहां पर आप अपना रिजल्ट भी देख सकते हैं। आगे अब बहुत सारे बच्चे ट्रेनिंग को लेकर पूछते हैं कि मैडम हमारी ट्रेनिंग कब तक चलती है, तो यहाँ पर हम ट्रेनिंग की बात कर लेते हैं। ट्रेनिंग में आपकी सबसे पहले होती है बेसिक ट्रेनिंग। बेसिक ट्रेनिंग में आपको पूरी आर्मी लाइफ के में ढलाया जाता है, आपका फिजिकल वहाँ पर अच्छा किया जाता है, आपको डिसिप्लिन सिखाया जाता है, आर्मी के रूल्स और रेगुलेशन आपको सिखाए जाते हैं, जिसका समय है 10 वीक का, 10 वीक तक ये चलती है। उसके बाद आपको ट्रेड की ट्रेनिंग, यानी कि आप आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट हो तो नर्सिंग असिस्टेंट की ट्रेड की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें आपको विशेष ट्रेड से संबंधित ट्रेनिंग दी जाएगी, जैसे कि मेडिकल प्रोसीजर करना सिखाया जाएगा, फर्स्ट एड सिखाया जाएगा कैसे देते हैं, मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन करना, अदर नर्सिंग असिस्टेंट से रिलेटेड जितनी भी स्किल्स हैं वो सारी आपको इस ट्रेड ट्रेनिंग में सिखाई जाती है, जो कि होगी 23 हफ्तों की रहती है। इसके बाद आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए अस्पतालों में भेजा जाता है, अस्पताल आर्मी के अस्पतालों में भेजा जाता है, सिविल में नहीं भेजा जाता। आर्मी के अस्पतालों में अनुभव के लिए आपको भेजा जाता है, जिसमें आपको अस्पताल में प्रैक्टिकल अनुभव के लिए भेजा जाएगा। प्रैक्टिकल के लिए इसमें आपको वास्तविक चिकित्सा परिस्थितियों में काम करना है और अपने सीखा हुआ जो आपको ट्रेड ट्रेनिंग में सिखाया गया कौशल है उसका उपयोग करना है, लेकिन उपयोग अनुभवी चिकित्सकों के मार्गदर्शन में ही। मरीजों पर आपको ये प्रैक्टिकल वो सिखाते हैं, चिकित्सक अपने अंडर में रहकर आपको ये काम सिखाते हैं।
फिर आपका होता है ग्रुप एग्जाम, फाइनल एक और एग्जाम होगा सभी का, जिसमें मेडिकल असिस्टेंट, फार्मासिस्ट, लेबोरेटरी टेक्नीशियन या वार्ड असिस्टेंट आदि जो भी नर्सिंग असिस्टेंट में ट्रेड्स हैं उनसे जुड़ा हुआ आपका यहाँ पर एग्जाम होगा और फिर आपको अलग अलग जगह यहाँ से भेजा जाता है। तो ये पूरा आपका ट्रेनिंग है कि कितने हफ्तों का होता है और क्या क्या हमको यहाँ पर करना होता है। आगे बढ़ते हैं। कैरियर ग्रोथ क्या है मैडम, कहाँ तक हम पहुंच सकते हैं? तो कैरियर ग्रोथ है कि जब आप ट्रेनिंग करते हो, ट्रेनिंग जब तक आपकी कंप्लीट नहीं होती तब तक आपको क्या कहा जाता है? आपको रिक्रूट कहा जाता है। रिक्रूट ही कहेंगे जब आपकी कसम पीरियड हो जाएगी, कसम पीरियड होने के बाद ही आपको जो पहली रैंक दी जाती है वो सिपाही की दी जाती है। फिर जैसे जैसे आपका समय बढ़ता है, आपकी रैंक बढ़ती है, आप नायक बनते हो, फिर हवलदार, उसके बाद स्टार वाली रैंक जो कि जेसीओ की कैटेगरी में आती है, नायब सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर, और अगर आपने अपनी पूरी जॉब के दौरान बहुत अच्छा काम किया है तो आपको इस रैंक से रिटायरमेंट मिलता है। तो ये पूरा आपका रैंक वाइज करियर ग्रोथ है कि क्या क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। मैम सैलरी सबको फिक्र रहती है कि हमारी सैलरी कितनी होनी चाहिए, हम नर्सिंग असिस्टेंट की एग्जाम के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो आपकी जो सैलरी है ये पूरी पे स्लिप है, ये डिटेल में नहीं बताऊंगी, इसके लिए मैं आपके लिए एक अलग वीडियो लेकर आऊंगी जिसमें इस सैलरी स्लिप को पूरे डिटेल में डिस्कस करूंगी। आपको ये मान के चलना है कि आपकी जो मिनिमम सैलरी है 45,000 मिनिमम सैलरी आपकी इतनी तो आपको मिलेगी ही। और ये सैलरी आपको कब मिलती है? जैसे ही आप कसम पीरियड ले लेते हो, आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, आपको मिनिमम इतनी जो है सैलरी मिलना शुरू हो जाती है। ये जो सैलरी की स्लिप है ये बिल्कुल ओरिजिनल है, बिल्कुल ओरिजिनल है, ये फेक नहीं है। और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं ये आपको मैं किसी और वीडियो के माध्यम से, दूसरे वीडियो के माध्यम से डिटेल में बताऊंगी कि सैलरी में आपको क्या क्या मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। काम, आप तैयारी कर रहे हो इस एग्जाम की, आपको क्या क्या काम करने होंगे, क्या क्या काम मिलते हैं? तो एमएच यानी कि मिलिट्री हॉस्पिटल में चिकित्सक की मदद करना, जो भी डॉक्टर्स होते हैं उनके साथ सपोर्ट में आपको उनकी हेल्प करना। दूसरा नेक्स्ट जो है रोगियों की देखभाल करना, वार्ड में उनकी देखरेख करना, ये काम। आगे ओटी में बड़े डॉक्टर की मदद करना, ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर्स की मदद करना। मेडिकल स्टोर्स में पेशेंट को जो दवा देते हैं वो भी नर्सिंग असिस्टेंट देते हैं, तो ये भी एक काम आपको यहाँ पर मिलता है। लैब असिस्टेंट, ब्लड यूरिन इनके सैंपल लेना, ये भी काम आपको दिया जाता है। आगे रेडियोलॉजी विभाग में मशीनों को ऑपरेट करना, सपोर्ट करना डॉक्टर को, यहाँ पर भी आपको काम मिलेगा। एम्बुलेंस असिस्टेंट, अब एम्बुलेंस असिस्टेंट को लेकर ये मैंने इसलिए डाला है क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि पहले क्या होता था कि नर्सिंग असिस्टेंट की ट्रेड वालों को ही एम्बुलेंस असिस्टेंट बना दिया जाता था, लेकिन अब ये अलग कर दी गई है। इसमें जीडी वाले बच्चे जो हैं उनको एम्बुलेंस असिस्टेंट बनाया जाता है, आप नर्सिंग असिस्टेंट वालों को एम्बुलेंस असिस्टेंट नहीं बनाया जाएगा। आगे सहायक स्टाफ, सपोर्टिंग स्टाफ जो है वहाँ पर हॉस्पिटल्स में सपोर्टिंग स्टाफ जो रहता है कि मरीजों की पर्ची बनाना, उनका नंबर लगाना, इस तरह से बहुत सारे काम होते हैं वो आपको यहाँ पर दिए जाते हैं। आगे मेडिकल इक्विपमेंट ऑपरेट करना आपको सिखाया जाता है, मशीनें ऑपरेट कैसे की जाती है, सारे इक्विपमेंट जितने भी होते हैं वो आपको अस्पतालों में, मिलिट्री हॉस्पिटल में उनको ऑपरेट करना आपको सिखाया जाता है, वहाँ आपको काम मिलेगा। मेडिकल इंस्पेक्शन, एमआई रूम्स, देखो बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हैं आर्मी में, लेकिन छोटे छोटे आर्मी हॉस्पिटलों से छोटे छोटे हॉस्पिटल हर जगह जिसे हम एमआई रूम बोलते हैं वो भी रहते हैं, वहाँ पर आपकी ड्यूटी रहती है, वहाँ पर मरीजों को फर्स्ट एड देना, उनको हैंडल करना, ये सारा काम आपको यहाँ पर दिया जाता है। इसके बाद बीपी, टेम्परेचर, पल्स रेट चेक करना, ये काम होता है। अब ये तो पीस टाइम की बात हो गई, शांति के समय, लेकिन मैडम युद्ध के समय हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी क्या जिम्मेदारी है? तो बेटा वार में गोली चलाना आसान है, लेकिन जान बचाना नर्सिंग असिस्टेंट का असली युद्ध होता है। असली युद्ध गोली तो सभी चला देते हैं, लेकिन असली युद्ध उसका होता है जो घायल हुए सैनिकों की जान बचाता है, जो कि नर्सिंग असिस्टेंट का काम है। तो आपके यहाँ पर वार टाइम पे क्या क्या काम होने वाले हैं? तो बैटल फील्ड में फर्स्ट एड देना, युद्ध क्षेत्र में फर्स्ट एड देने का काम,
वाउंडेड सोल्जर्स को सेफ जोन तक ले जाने का काम होता है। ट्रेज करना कि सबसे पहले किसको हैंडल करें, क्योंकि बहुत सारे घायल होते हैं, कोई ज़्यादा सीरियस होता है तो सबसे पहले किसको प्रायोरिटी दें, उसको लेकर जाएं। ये सारा काम आपका यहाँ पर बैटलफील्ड में होता है। डॉक्टरों की हेल्प करना आपका यहाँ पर काम होता है। अब सिस्टमेटिक तैयारी कैसे करें, तो सिस्टमेटिक तैयारी के लिए आपको बहुत बढ़िया मैं एक प्लान बताने वाली हूँ। ये वो सारे स्टूडेंट हैं जो मेरे से पढ़ के सिलेक्ट हुए हैं। अगली बारी आपकी है, अगली बारी आपकी है। आपका यहाँ पर फोटो लगना है। ये सारे मेरे प्रिय स्टूडेंट हैं, इनके फोटो मैंने अभी तक नहीं हटाए हैं, टच में हैं बहुत सारे स्टूडेंट। तो कैसे तैयारी करें मैम, क्या बहुत बढ़िया जो है हमारा प्लान होना चाहिए 2026 के एग्जाम के लिए, ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो यहाँ पर आपको सबसे पहली बात यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी कि जो कुछ बच्चे हैं जिन्होंने अभी 2025 में एग्जाम दिए और कुछ बच्चे फ्रेशर हैं, यानी कि जिन्होंने अभी तक एग्जाम नहीं दी है या फिर कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो आप दोनों में अंतर बेटा इतना है, वो यहाँ है और आप यहाँ हैं। तो क्या करें मैम कि हम इनके लेवल तक पहुंच जाएं। तो बेटा इन्होंने जो मेरी फाउंडेशन बैच थी, जो मैंने पूरे डिटेल में पढ़ाई, क्योंकि किसी भी एग्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हो तो सबसे पहले आपका काम क्या होता है, आपको डिटेल में सब कुछ पढ़ना होता है। डिटेल में पढ़ना ज़रूरी है, शॉर्टकट से आजकल सिलेक्शन नहीं होता है। तो सबसे पहला काम है कि डिटेल में पूरा सिलेबस एक बार ख़त्म करना है, फिनिश करना है। तो ये बच्चे ख़त्म कर चुके हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दे दिया, जो मुझसे पढ़ चुके हैं फाउंडेशन बैच। आप यहाँ हो, अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है या आपको डिटेल में पढ़ना है तो आपको इनके लेवल तक आना है, तो आपको क्या करना होगा, तो आपको जो मेरा फाउंडेशन बैच है जो कि रिकॉर्डेड है, जिसमें मैंने बहुत मेहनत करी और मेरे साथ बहुत सारे बच्चों ने मेहनत करी है, जो आज 35 प्लस और 40 प्लस गए हैं, तो आपको भी इस रेंज में सबसे पहले उनके लेवल में आना, क्योंकि अगर आप लेवल में नहीं आओगे, आप शॉर्टकट में पढ़ाई करोगे तो वो आपसे ऑलरेडी एक लेवल आगे हैं, वो एग्जाम में आपसे और आगे जाएंगे तो नंबर उनका आएगा, आप रह जाएंगे। तो आपको लेवल बनाना है, उनके बराबर आना है। तो इस फाउंडेशन बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि सोनू आर्मी क्लासेस एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। ये बैच नहीं है बेटा, इस बैच में पूरी थ्योरी है, डिटेल में थ्योरी हर एक सब्जेक्ट की मिलेगी, और साथ ही साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज, बहुत सारे एमसीक्यूज आप कर करके थक जाओगे, इतने एमसीक्यूज रिवीजन बैच में मैंने करवाए हैं। तो 2 बैच आपको मिल रहे हैं। तो जब तक बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं मैडम लाइव बैच कब आएगा, तो लाइव बैच थोड़ा सा डिले हम कर रहे हैं, इस बार आएगा। जब भी आएगा आपको मैं यूट्यूब में वीडियो बना के बता दूंगी। तो जब तक आप अपना लेवल उन लोगों के बराबर लेके आ जाओ जो ऑलरेडी अपना लेवल अप कर चुके हैं। तो अगर आप अपना लेवल बढ़ाना चाहते हैं, सारी चीज़ें एक ही जगह आपको मिल रही है, कहीं और अलग अलग बुक से नहीं पढ़ना पड़ेगा, तो ये फाउंडेशन बैच कॉम्बो बैच आपको ज्वाइन करना है। सिर्फ फाउंडेशन बैच ही नहीं है जिसमें डिटेल में मैंने पढ़ाया है, ये कॉम्बो बैच है, पढ़ाने के साथ साथ एमसीक्यू प्रैक्टिस भी आप करके अपना लेवल यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। तो ये आपको एप्लीकेशन पर मिलेगा, आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट का फाउंडेशन बैच प्लस एमसीक्यू कॉम्बो बैच है, जिसको पढ़ रहे हैं आप। जब तक लाइव बैच नहीं आता इसको कंप्लीट करना है। जो कर चुके हैं वो अच्छी बात है, उन्होंने अपना लेवल पहले ही बढ़ा चुके हैं, लेकिन जिन्होंने नहीं किया वो स्टार्टिंग से तैयारी कर रहे हैं, उनको अपना ये बैच कंप्लीट करके उन लोगों के लेवल तक आना है। तब हम लाइव बैच जब स्टार्ट करेंगे तो आपका रिविजन हो जाएगा, आपको फ़ायदा मिलेगा। तो तैयारी अभी से करना है। क्यों? क्योंकि पेपर का लेवल मैं हर बार ही बोलती हूँ कि ईजी तो रहता नहीं है, बहुत ईजी भूल जाओ। अब ऐसा पेपर पहले आता था, अब नहीं आता। आप देख ही चुके होंगे कितने कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो उसके लिए आपको डिटेल में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और अभी से तैयारी करोगे तब जाके बात बनेगी। और ये परमानेंट भर्ती है, परमानेंट भर्ती है, इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो आपको टाइम देना यहाँ पर पड़ेगा। तो ये फाउंडेशन बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। ये बैच का प्राइस है 999। अगर आप कूपन कोड लगाओगे AMC 699 तो ये कंप्लीट कॉम्बो बैच आपको मिल जाएगा। क्या इस बैच में मिलेगा मैडम हमको? तो इस बैच की खासियत बात ये है कि पूरा पैकेज है ये नर्सिंग असिस्टेंट का, जिसको पढ़कर बच्चों ने 35 प्लस 40 प्लस किए हैं। अगर ईमानदारी से इस पैकेज को करना है, आपको चीटिंग नहीं करना, आप खुद के साथ चीटिंग करोगे। इसमें 0 से हाई लेवल तक मैंने पढ़ाया है। पहला फाउंडेशन बैच में थ्योरी मिलेगी, दूसरा जो बैच मिलेगा आपको MCQ बैच, उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs डिटेल में समझाए हैं जो आते ही हैं एग्जाम में।
वो मैंने यहाँ पर पढ़ाए हैं। साथ ही साथ आपको 80 टेस्ट सीरीज 50 प्रश्नों का कंप्लीट टेस्ट सीरीज मिलेगी। इन टेस्ट सीरीज में 80 टेस्ट सीरीज तो आपको पेपर सेट मिलेंगे, साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बहुत मददगार होते हैं बेटा, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं और उसी टॉपिक से जुड़े हुए क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो हमें PYQ करना बहुत ज़रूरी होता है, वो भी आपको मिलेंगे। चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज मिलेगी। अब ये क्या होती है मैम, तो बेटा अगर आपने मान लो कोई सा एक टॉपिक आज खत्म कर लिया, हमने सेल पढ़ लिया मैडम, तो पढ़ने के बाद कहीं ना कहीं टेस्ट लगाने का मन भी करता है, तो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज भी आपको इसी बैच में अवेलेबल है, लगाना है सभी टेस्ट सीरीज। उसके बाद इन टेस्ट सीरीज को मिला के आपको आज 8000 MCQ चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीजों के सारे ओवरऑल मिलाएं तो 8000 MCQs मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रही हूँ। तो थ्योरी के साथ साथ MCQs भी मिल रहे हैं और PDF भी आपको रेफर करने के लिए यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। तो ये कंप्लीट पैकेज है नर्सिंग असिस्टेंट का, जो आपको कंप्लीट करना है। जब तक लाइव बैच, जो बच्चे लाइव बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं, जब भी आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी, आप उसका हिस्सा बन सकते हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया हो तो डाउनलोड कर लीजिएगा, सोनू आर्मी क्लासेस एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, वहां पर आपको ये कंप्लीट बैच मिलेगा। तो इस तरह से आपको अपनी तैयारी अभी से करना है, तब जाके बेटा बात बनेगी। लेवल बढ़ चुका है, कंपटीशन बढ़ चुका है। अगर आप चाहते हैं कि परमानेंट नर्सिंग असिस्टेंट की जॉब हमें मिले, तो आपको इस पूरी जो है प्लानिंग अच्छे से करके आपकी तैयारी को करना होगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी सक्सेस मिलेगी। तो ये कंप्लीट जानकारी थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है सोनू आर्मी क्लासेस एप्लीकेशन पूरी तरह से डेडिकेट है नर्सिंग असिस्टेंट के एग्ज़ाम के लिए। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती है नर्सिंग असिस्टेंट बनने के लिए। आपका सारी जानकारी, पूरी एग्ज़ाम की तैयारी यहाँ पर आपको मिलेगी। और मैं डेडिकेट हूँ नर्सिंग असिस्टेंट के लिए और नर्सिंग असिस्टेंट को पढ़ाती हूँ। काफ़ी टाइम मुझे इस फील्ड में हो गया है पढ़ाते पढ़ाते, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।